हेलो फ्रेंड्स, मैं सरीना आपके अपने चैनल फ़नी वोकैब गुरु में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग टॉपिक केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। देखिए, केमिकल बॉन्ड जिसको हम रासायनिक बंध बोलते हैं। सो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? तो केमिकल बॉन्ड द फोर्स विच होल्ड्स द एटम टुगेदर विद इन अ मोलिक्यूल, मतलब एक मोलिक्यूल के अंदर, एक यौगिक के अंदर कितने एटम्स हैं हमारे, और जो भी हमारे एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं, तो कोई ना कोई तो फोर्स होगा उनके बीच में। तो जो फोर्स है, जो एटम्स को एक मोलिक्यूल के अंदर कंबाइन किए हुए है, इकट्ठा किए हुए है, उसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब देखिए, जो हमारा केमिकल बॉन्ड होता है वो किस प्रकार बनता है, कि कैसे फॉर्मेशन होती है हमारे केमिकल बॉन्ड की। तो जो हमारा केमिकल बॉन्ड होता है वो टू टाइप से बन सकता है। जो पहला टाइप है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम, मतलब कि या तो कोई एटम अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या फिर वही एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसी से उसके इलेक्ट्रॉन ले ले। यानी कि देखिए, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर कोई एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज वाले को बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव चार्ज वाले को बोलते हैं एनायन। तो एक तो बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे हो सकती है। सेकंड क्या है कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगी कि बाय शेयरिंग, यानी कि ना तो वो इलेक्ट्रॉन ले किसी से और ना ही वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे, बल्कि उनके बीच में हो शेयरिंग। ठीक है, अब देखिए हम पहले पढ़ेंगे। अब देखिए, जब मैंने आपको बताया ना कि जब शेयरिंग होगी एटम्स के बीच में, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, तो उस दौरान जो हमारा बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवालेंट बॉन्ड, और जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं सहसंयोजक बंध। और मैंने आपको बताया कि या तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन देगा, कंप्लीट ट्रांसफर होगा। उस दौरान जो हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए उसके बाद पढ़ेंगे हम लेविस सिंबल क्या होता है। लेविस सिंबल क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला लेक्चर बनाया था, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो उसके अंदर हमने बताया था कि जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 एंड 4 होंगे, तब जितने भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी ही वैलेंसी होगी। लेकिन जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 होंगे तो उनका जो वैलेंसी का फॉर्मूला है वो बनेगा 8 - n। तो उसी से देखिए, जैसे लिथियम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो एक डॉट लगाई हुई है, बेरिलियम पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे तो 2 डॉट्स हैं, बोरोन पे 3 तो यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, कार्बन के पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर 4 डॉट्स हैं, नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो नाइट्रोजन के ऊपर 5 डॉट्स हैं, एंड सो ऑन। तो ऐसे हम जितने भी एटम्स या फिर एलिमेंट्स के ऊपर डॉट्स यानी कि लेविस स्ट्रक्चर बनाना चाहिए तो हम बना सकते हैं। अब देखिए, कॉमन वैलेंसी क्या होती है। जो बात मैंने आपको बताई ना अभी कि अगर नंबर ऑफ डॉट्स 4 हैं तो वैलेंसी भी 4 होगी, लेकिन अगर नंबर ऑफ डॉट्स 4 से ज़्यादा है तो 8 में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ डॉट्स को, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, उसकी वैलेंसी। अब देखिए, हम पढ़ते हैं आयनिक कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जो, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। उनके एग्जाम्पल देखिए, NaCl, Na के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 और Cl के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 287। अब देखिए, जो भी मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ना, तो पहले आप ये समझिए कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होती है, क्यों बनते हैं बॉन्ड, क्यों एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, क्यों वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, क्यों वो अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं एंड गेन करते हैं। तो देखिए, जो सारा खेल है ना वो स्टेबिलिटी का है। जितने भी एटम होते हैं वो चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं। अब देखिए, केमिस्ट्री के अंदर जो स्टेबल होने का रूल क्या है, तो वो रूल है, देखिए स्टेबल होने का, या तो बैलेंस, मतलब जो छोटे एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं हमारे, जिनके पास sp d वगैरह नहीं होते, तो उनका सिर्फ डुप्लेट मतलब आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। और जो हमारे थोड़े से बड़े एटम्स आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि उनका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ऑक्टेट होता है कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब देखिए, Na के पास तो आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अब 1 है
स्टेबल नहीं है, इसको स्टेबल होना है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा कि या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तभी तो 7 + 8 बनेंगे, या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। देखिए ये रूल होता है, या तो ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर हो ही ना। तो अब देखिए एन ने क्या सोचेगा कि यार मुझे कौन देगा 7 इलेक्ट्रॉन, मैं अपना एक वाला ही लॉस कर देता हूँ। अब देखिए अब क्लोरीन, क्लोरीन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 होते हैं, 8 बनाने के लिए ये सिर्फ एक एक चाहिए इसको, तो ये एक का क्या करेगा गेन। और देखिए इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर 4 से कम है ना इलेक्ट्रॉन तो हमेशा लॉस होंगे, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा है तो वो हमेशा क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो एन ने क्या करेगा, अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को, और क्या बन जाएगा Na पॉजिटिव। और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है तो क्लोरीन बन जाएगा हमारा क्लोरीन माइनस। अब देखिए जितना नेगेटिव चार्ज होगा ना उतना ही पॉजिटिव होगा, यानी कि अगर हम ओवरऑल देखें तो जो हमारा एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए मैग्नीशियम की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं हमारे 2। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। अब देखिए मैग्नीशियम को ऑक्टेट पूरा करना है तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, लेकिन 6 तो कोई देगा नहीं, लेकिन ऑक्सीजन के पास है 6, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना तो इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो Mg यानी मैग्नीशियम क्या करेगा, जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को दे देगा, यानी मैग्नीशियम के ऊपर तो आ जाएगा Mg2+, 2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन ने क्या किया है 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा 2 नेगेटिव, यानी कि जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इतना जो हमने पढ़ा है ना अब तक का, ये था हमारा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हम पढ़ते हैं कोवालेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध। इसके अंदर देखिए क्या होता है, इसके अंदर भी वही सेम फंडा है कि स्टेबिलिटी के लिए, मतलब अपना ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा करने के लिए एटम्स क्या करते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर न करके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। देखिए कैसे होता है, एग्जाम्पल देखिए आप। और देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेंगे ना उसको बोलेंगे कोवैलेंसी, ठीक है। देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो उस दौरान जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोवालेंट बॉन्ड, कंपाउंड बनेगा वो बनेगा कोवालेंट कंपाउंड। और जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं उसको हम बोलेंगे उस कंपाउंड की कोवैलेंसी। जैसे कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं ना मैग्नीशियम में ऊपर, सॉरी उसमें तो हमारा क्या हुआ, कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है। अब हम जैसे आगे पढ़ेंगे, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो बोलेंगे कोवैलेंसी 2 है, 3 शेयर होंगे तो कोवैलेंसी 3 है, एंड सो ऑन। इसी प्रकार हमारा चलता रहेगा। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल कुछ कोवैलेंट बॉन्ड के। तो देखिए H2 का मतलब है H और H, यानी H हाइड्रोजन, दूसरा आइटम भी हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन के पास लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 है। अब देखिए ऑक्टेट तो इसमें लग नहीं सकता क्योंकि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, डुप्लेट वाला रूल लगेगा। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं पहले वाले हाइड्रोजन को और 2 ही इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं दूसरे वाले हाइड्रोजन को। अब देखिए क्या करेंगे, अगर पहले वाला दूसरे को देगा तो उसका तो हो जाएगा लेकिन इसका नहीं होगा, तो ये क्या करेंगे कि आपस में शेयर करेंगे कि पहले वाला हाइड्रोजन क्या बोलेगा, भाई तू मेरा वाला ले ले 1 इलेक्ट्रॉन और मैं तेरे वाला ले लूँगा, तेरा भी काम चल जाएगा और मेरा भी काम चल जाएगा। यानी कि इस प्रकार ये हमारे आपस में क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब देखिए जो आपको ब्लू डॉट दिख रही है वो पहले वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और जो रेड डॉट दिख रही है वो दूसरे वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों आपस में कर लेंगे शेयरिंग और जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा हाइड्रोजन कंपाउंड। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन। पहले वाले ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, दूसरे वाले के पास भी 6। तो पहले वाला क्या करेगा, जो दूसरे वाला है ना उसके 2 शेयर कर लेगा और दूसरे वाला ऑक्सीजन भी पहले वाले के शेयर कर लेगा। अब देखिए एक बात और है कि जितने डॉट्स, जैसे कि 2 डॉट्स जब आपस में मिलते हैं तो हमारा एक बॉन्ड बनता है। अब इसमें देखिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो कितना बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। पिछले वाले एग्जाम्पल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था, सिंगल बॉन्ड। अब देखिए N2 नाइट्रोजन वाले केस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुएंगे, इसलिए इसमें बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। अब हम पढ़ते हैं वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। पहले क्या है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जो पहले वाला हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन खुद का,
डुप्लेट पूरा कर लेगा, दूसरे वाला भी खुद का डुप्लेट पूरा कर लेगा। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन तो पहले वाले, एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले हाइड्रोजन से और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले हाइड्रोजन से ले लेगा और खुद का ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन खुद के कंप्लीट कर लेगा। इसी प्रकार हमारा बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। अब हम पढ़ते हैं मीथेन यानी कि CH4। देखिए कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने कार्बन अटैच इसके साथ, 4। तो उन जो भी इसके साथ अटैच है हमारे हाइड्रोजन, उनके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1। अब देखिए हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे कार्बन का, खुद का डुप्लेट पूरा कर लेंगे। और कार्बन क्या करेगा, जो 4 हाइड्रोजन है, जो इनके 4 इलेक्ट्रॉन है, उनको शेयर करके खुद का ऑक्टेट पूरा कर लेगा और इस प्रकार हमारा मीथेन बन जाएगा। अब हम पढ़ते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिनको हम अध्रुवीय बंध भी कहते हैं। देखिए नॉन पोलर यानी कि कोई पोलैरिटी ही नहीं है। पोलैरिटी कब आएगी, जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। और वी कैन से दैट कि एक जो हमारा है वो तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक हमारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखिए अगर दोनों ही एटम सेम हो, दोनों ही एलिमेंट हमारे सेम है, तो क्या वे पोलर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि अगर दोनों सेम है तो क्या उनके अंदर पोलैरिटी डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। अब देखिए H2, O2, N2, F2 ये दोनों सेम है, यानी कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है दो सिमिलर एटम के बीच में, उस दौरान जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद आता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम ध्रुवीय बंध भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, देखिए अगर दो हमारे पास एलिमेंट है, उन दोनों एलिमेंट में से एक तो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और एक हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके अंदर हमारा आएगा एक डिफरेंस। किसके अंदर डिफरेंस आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के अंदर। तो उस दौरान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स में हमारे आए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चनों को देखकर या फिर समझकर आपको ये एहसास हो जाएगा कि जो हमारे आने वाले हैं, मतलब जो हमारी आगामी परीक्षाएं हैं, उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। और कैसे जो हमने आज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो कैसे वो क्वेश्चन इनके ऊपर बेस्ड है, यानी कि आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है और सारे के सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पूछा गया कि धनायन बनते हैं। देखिए धनायन होता है हमारा पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस कब बनते हैं? आज के जो हमारे लेक्चर के स्टार्टिंग में जो हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, जिसमें हमने कंप्लीट शेयरिंग बताई थी इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमने बताया था कि जब वो एक एलिमेंट हमारा जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है उसको कंप्लीट दूसरे वाले को दे देगा, लॉस कर देगा ना खुद के इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बनेगा हमारा पॉजिटिव आयन। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी है ना, इलेक्ट्रॉन त्याग करने से, यानी कि बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारा क्या बनेगा पॉजिटिव आयन। और ये हमसे पूछा गया था SSC MTS एग्जाम 2014 के अंदर। उसके बाद देखिए तत्वों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है। देखिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्या होता है? बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन से बॉन्ड बनते हैं? अभी तो मैंने बताया आपको पहले वाले ऑप्शन में आयनिक बॉन्ड है ना, तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट है। और ये हमसे पूछा गया था SSC MTS एग्जाम 2006 में और SSC CHSL एग्जाम 2013 में। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, NaCl में निम्न में से कौन सा बंध होगा? देखिए NaCl में ये पूछा गया कि NaCl में कौन सा बॉन्ड होगा, और ये आया था SSC CHSL एग्जाम 2016 के अंदर। अब देखिए NaCl में क्या होगा? Na+ और Cl-। और मैंने आपको बताया था ना NaCl, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था आज आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का, तो Na के पास तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास 7। तो Na क्या करता है? खुद का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और खुद तो बन जाता है Na1+ और क्लोरीन 1- और कंपाउंड बन जाता है हमारा NaCl। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी है आयनिक बॉन्ड, ये करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस में द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड पूछा गया है हमारा, कि डबल बॉन्ड किस में होगा। देखिए पहले वाला एग्जांपल है CH4 यानी मीथेन। पीछे हमने देखा था ना CH4 में कैसा बॉन्ड बना था? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे, तो बनेगा सिंगल बॉन्ड। उसके बाद है C2H6
C2H4 C2H2, देखिए आप ये खुद भी बना के देख सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जब आप ये देखेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। यानी कि C2H4, देखिए 2 कार्बन है और H कितने हैं 4, यानी पहले वाला भी 2 हाइड्रोजन लेगा और दूसरे वाला भी 2। अब देखिए कार्बन है ना वो 4 बॉन्ड बनाता है, क्या ऐसे 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे? ऐसे तो सिर्फ 3 ही बॉन्ड कंप्लीट हुए, तो एक बॉन्ड, यानी कि देखिए बॉन्ड बनता कब है? बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंसी में। अब देखिए यहाँ पे 2 ही H थे, तो अब यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी हमारी, तो एक और बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि इसमें बनेगा हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद चलिए 5th क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया कि किस अणु के लिए अष्टक नियम उपयुक्त नहीं है, यानी कि ये पूछा गया कि जो ऑक्टेट रूल है ना, ऑक्टेट रूल क्या था कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो किस में नहीं है? मतलब जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें एक ऐसा छुपा बैठा है जो ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो होता, जिसमें हमें उसको ढूंढना है। और ये हमसे पूछा गया था एसएससी सीपीयू एग्जाम 2016 में। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। देखिए डी वाले ऑप्शन को आप, BF3 यानी बोरोन, और फ्लोरीन कितने हैं हमारे 3। देखिए फ्लोरीन के पास होते हैं हमारे 7 लास्ट में, इसके अंदर भी तीनों के अंदर सेम होंगे। और बोरोन है जो हमारा, जो बोरोन है उसके अंदर भी 3 होते हैं। अब देखिए जो पहले वाला फ्लोरीन है उसका एक इलेक्ट्रॉन बोरोन से शेयर होगा, दूसरे वाले का भी, तीसरे वाले का भी। बोरोन के पास खुद के 3 थे, 3 वो शेयर कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6, 8 तो नहीं बने, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए NH3 जो ऑप्शन सी है, Na के पास कितने होते हैं? 3 की डेफिशिएंसी होती है, और 3 ही के अटैच है हमारे हाइड्रोजन, तो ये तो 3 की डेफिशिएंसी कंप्लीट कर लेगा। इसमें तो होता है ऑक्टेट रूल अप्लाई। ऐसे ही H2S में भी होता है, ऐसे ही CO2 में, लेकिन किस में नहीं होता? BF3 में। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है कि जो सहसंयोजक अणु यानी कि कोवालेंट मॉलिक्यूल है उनका एग्जाम्पल कौन सा है? जो में ऑप्शंस दिए गए हैं ना इनमें से पूछा गया है, तो उसका जो ऑप्शन वो है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CCl4। कार्बन 1 होता है इसके अंदर और Cl होते हैं हमारे 4। अब देखिए कार्बन के अंदर तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और Cl के अंदर होते हैं हमारे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन क्या करेगा, जो ये हमारे क्लोरीन है ये क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, हर एक क्लोरीन एटम कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, खुद का ऑक्टेट पूरा करेगा। और कार्बन क्या करेगा, 4 तो इसके पास पहले से ही है, और 4 ये क्लोरीन है जो हमारे, उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके खुद का ऑक्टेट पूरा कर लेगा। अब देखिए कोवालेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक अणु कब बनते हैं? जब शेयरिंग होती है इनके आपस में। इसमें क्या हुई हमारी शेयरिंग, तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, वो तो आयनिक बॉन्ड होता है। ऐसे ही पोटेशियम क्लोराइड, ऐसे लेड क्लोराइड, तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। और ये हमसे पूछा गया था SSC CGL एग्जाम 2013 के अंदर। 7th के ऑप्शन क्या है कि हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया कि द्विसंयोजक बॉन्ड बंद, यानी कि ये पूछा गया हमसे कि ये बताओ कि जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड। तो हमें ये बताना है कि डबल बॉन्ड किस में बन रहा है, और ये हमसे पूछा गया था SSC CHSL एग्जाम 2016 के अंदर। देखिए पहले वाला ऑप्शन Cl2, यानी कि पहले क्लोरीन फिर क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, यानी कि सिंगल बॉन्ड, ये तो नहीं बना। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे तो एक में 6 होते हैं, दूसरे वाले ऑक्सीजन पे भी 6 होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। हाँ इसमें बन रहा है हमारा डबल बॉन्ड। N2 में देखिए, N2 में क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और हीलियम में भी हमारा सिंगल, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ऑक्सीजन के अंदर हमारा क्या बनता है? डबल बॉन्ड, जिसको हम द्विसहसंयोजक बंध भी कहते हैं। अब देखिए 8 वाला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि किस यौगिक में सबसे प्रबल हाइड्रोजन बंध यानी कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले आप ये समझिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है कि एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोजन तो होगा, अब उसके साथ और क्या होगा? हाइड्रोजन के साथ होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के अंदर जो बॉन्डिंग होगी उसको बोलेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये बोल रहा है कि मैंने आपको क्या बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब देखिए सबसे जो हमारी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल है
उसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0। अब देखिए इसमें है क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन, हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन, हाइड्रोजन के साथ आयोडीन और फ्लोरीन। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो सिंपल सी बात है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी स्ट्रॉन्ग वो भी किस में होगी? फ्लोरीन वाले केस में। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, और ये हमसे पूछा गया था एसएससी सीपीओ एग्जाम 2016 के अंदर। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि जल का क्वथनांक उच्च होता है। देखिए जल का क्वथनांक यानी मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट, जो जल के अंदर यानी कि वाटर के अंदर होती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और देखिए जिसमें जितनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और स्ट्रॉन्ग अगर बॉन्ड बनेगा तो उसको तोड़ना भी मुश्किल होगा, इसलिए जो इसका क्वथनांक होता है हमारा वो हाई होता है। इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, और ये हमसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल एग्जाम 2013 के अंदर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया कि जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है यानी N2 है, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी कि लोन पेयर। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर का मतलब होता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं हुए। अब देखिए जैसा कि हमने इसमें बनाया है N2 के अंदर, तो N2 कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब 3 अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो बॉन्ड कैसा बनेगा हमारा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड तो बन गया नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हमारे, क्या वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुए हैं? नहीं, वो तो बॉन्ड बनाने में यूज ही नहीं हुए। बॉन्ड बनाने में तो हमारे जो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं हर एक नाइट्रोजन के, वो इन्वॉल्व हुए हैं, उनसे क्या बना है हमारा? ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे बचे हैं वो हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं हुए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर वो होते हैं जो हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज ना हो। इसलिए इसमें कितने हमारे लोन पेयर बच गए? कितने बच गए इसके अंदर हमारे लोन पेयर? 2, यानी एक तो फर्स्ट वाले नाइट्रोजन के और एक ही सेकंड वाले नाइट्रोजन के। यानी कि इसके अंदर कितने लोन पेयर हैं? इसके अंदर है 2 लोन पेयर, और ये हमसे पूछा गया था CHSL एग्जाम 2016 के अंदर। आई होप आपको 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। और हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।